ने हाथरस की घटना के बाद 24 घंटे का भी इंतजार नहीं किया था और राजनीतिक पर्यटन के लिए रातों रात ये तमाम लोग हाथरस पहुंच गए थे। वो सभी नेता निकिता तोमर की हत्या के 2 दिन बीत जाने के बाद भी उनके घर नहीं पहुंचे हैं, जबकि ये सारे नेता निकिता के घर से सिर्फ 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। आज हम आपको निकिता हत्याकांड पर इन नेताओं की उदासीनता की वजह बताएंगे और यह भी बताएंगे कि हाथरस और बल्लभगढ़ में क्या फर्क है। पूरे देश को आज यह समझना चाहिए कि हाथरस और बल्लभगढ़ का फर्क क्या है। हाथरस पहुंचने के लिए इन नेताओं ने पुलिस के सारे बंदोबस्त तोड़ दिए थे। गिरते पड़ते पुलिस की लाठियां खाते हुए किसी तरह हाथरस पहुंच गए थे। फोटो खिंचवाई, वीडियो बनवाए और बिना देर किए आरोपियों और पीड़ितों की जाति इन्होंने ढूंढ ली थी और इसी आधार पर अपनी राजनीति की दुकानें सजा ली थी, जातियों के आधार पर। लेकिन क्योंकि निकिता की हत्या के आरोपी एक विशेष धर्म से हैं, इसलिए ये सारे के सारे नेता अपने घरों से निकले नहीं, मौन बैठे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस हत्याकांड पर खामोश हैं, राहुल गांधी खामोश हैं, हाथरस में पीड़ित के परिवार को गले लगाने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा भी बिल्कुल चुप हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी, लेफ्ट पार्टियां, दलित चिंतक, अर्बन नक्सल, सब के सब इस हत्याकांड पर पूरी तरह खामोश बैठे हैं। न्यूज चैनलों पर 24 घंटे की रिपोर्टिंग नहीं हो रही और आज हम इन्हीं लोगों की खामोशी पर सवाल उठाएंगे। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि निकिता की हत्या करने वाले तौसीफ की हिम्मत आखिर इतनी बढ़ कैसे गई। तौसीफ एक बड़े राजनीतिक खानदान से आता है और इसलिए उसे यह गलतफहमी हो गई थी कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इसलिए आज हम आपके लिए तौसीफ के सियासी खानदान को डिकोड करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या तौसीफ से डरकर निकिता के परिवार ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की थी। और एक चिंताजनक खबर बिहार के मुंगेर से भी आई है, जहां 2 दिन पहले दुर्गा पूजा के जुलूस के दौरान पुलिस ने अचानक लोगों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी थी। इसी दौरान एक गोली चली और एक युवक की मौत हो गई। जनता का आरोप है गोली पुलिस ने चलाई थी, जबकि पुलिस इनकार कर रही है। लेकिन चुनाव के दौर में इस घटना ने बिहार में सियासी रंग ले लिया है और विपक्षी पार्टियां अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुलना जलियांवाला बाग नरसंहार के गुनहगार जनरल डायर से कर रही हैं। इस घटना का सच क्या है और बिहार चुनाव पर इसका क्या असर पड़ सकता है, आज हम इस पर भी बात करेंगे। आज जी न्यूज के रिपोर्टर्स फरीदाबाद, मेवात और मुंगेर में मौजूद हैं और आज हम आपको इन तीनों जगहों से बड़ी बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाएंगे और आखिर में हम आपको कश्मीर से आई एक शानदार खबर दिखाएंगे। पहले आप सिर्फ छुट्टियां मनाने के लिए कश्मीर जाते थे, लेकिन अब आप कश्मीर में अपना खुद का घर खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं और वहां अपना उद्योग लगा सकते हैं, अपनी दुकानें लगा सकते हैं। लोगों को सिर्फ कृषि की जमीन खरीदने की इजाजत नहीं होगी, बाकी की जमीन आप खरीद सकते हैं। अब आप वहां रह सकते हैं, बस सकते हैं, प्रॉपर्टी बना सकते हैं। नियमों में बदलाव करके सरकार ने आम लोगों के लिए धरती के स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए हैं। आपका अगला पता, अगला एड्रेस अब कश्मीर में हो सकता है। लेकिन यह फैसला कश्मीर को अपनी राजनीतिक जागीर समझने वाले सियासी खानदानों को पसंद नहीं आया। उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं का कहना है कि सरकार ने जम्मू और कश्मीर को सेल पर लगा दिया है। ये वो नेता हैं जिनके खुद तो देश भर में घर मौजूद हैं, बंगले मौजूद हैं, इन्होंने पूरे देश में प्रॉपर्टी खरीदी है कश्मीर से पैसा कमाकर, लेकिन ये देश के बाकी लोगों को कश्मीर में बसते हुए नहीं देखना चाहते। इसलिए आज हम आपको इन नेताओं के विरोध की असली वजह भी बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि अब अगर आपको कश्मीर में जमीन खरीदनी है और अगर आप कश्मीर में रहना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। निकिता तोमर की हत्या की जांच कर रही एसआईटी की टीम ने निकिता के परिवार से मुलाकात की। करीब 1 घंटे चली मुलाकात में एसआईटी की टीम ने पिता, भाई, मामा के साथ ही परिवार के दूसरे सदस्यों से बात की। एसआईटी के मुताबिक एफआईआर में कोई तथ्य छूट गया है तो परिवार के पास उसे शामिल कराने का विकल्प है। बीजेपी नेता कृष्णपाल गुर्जर ने भी निकिता के परिवार से मुलाकात की है। हमने उनको आश्वस्त किया है कि अपराधी को जल्दी से जल्दी सजा देने का प्रावधान, जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी और परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय मिले उसके लिए भी
जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसमें मुकदमा जाए, उसके लिए भी हमने उनसे कहा है, वो हमारी कोशिश होगी। आरोपी तौसीफ को क्राइम ब्रांच ऑफिस से पुलिस अपने साथ लेकर गई है। आरोपी के चाचा जावेद ने कहा है कि वो निकिता के परिवार के साथ हैं। न्याय मिलना चाहिए, हम न्याय के साथ हैं, अन्याय के साथ नहीं है, चाहे वो हमारा अपना बच्चा हो, चाहे वो किसी दूसरे का हो। बल्लभगढ़ में अग्रवाल कॉलेज के बाहर छात्र निकिता को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। निकिता तोमर की हत्या के आरोपी तौसीफ के परिवार के राजनीतिक कनेक्शन सामने आए हैं। निकिता के पिता ने भी तौसीफ के परिवार के रसूख पर डरने की बात कही थी। आरोपी तौसीफ के चचेरे भाई आफताब अहमद हरियाणा के नूंह से कांग्रेस विधायक हैं। बीजेपी नेता संजीव बालियान ने निकिता की हत्या पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पर सवाल उठाया है कि पॉलिटिकल पार्टीज का देख लीजिए, जो हर पहलू को जाति और धर्म के आधार पर देखते हैं। अगर शायद अल्पसंख्यक समुदाय से ना होता हत्यारा, तो सभी पार्टी के लोग वहां मौजूद मिलते। क्या वोट बैंक की राजनीति इसी तरह से होगी इस देश में? बीजेपी का आरोप है कि हाथरस जाने के लिए जिद पर अड़े राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा इसलिए बल्लभगढ़ नहीं जा रहे क्योंकि आरोपी तौसीफ के परिवार के कई लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। मुंगेर में मां दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन के दौरान हुई फायरिंग के बाद बिहार की चुनावी राजनीति में जुबानी जंग छिड़ गई है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार को घेरा है और पुलिस के एक्शन को जलियांवाला बाग से जोड़ दिया है। हम राज्य सरकार के गृह मंत्री से, राज्य के उप मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता से पूछना चाहते हैं कि जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी। बीजेपी ने इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फायरिंग में मारे गए व्यक्ति के पिता ने न्याय की मांग की है। कुछ भी हुआ सर, मेरा बच्चा तो गया, कहीं कुछ भी हुआ, ठीक है, पुलिस नहीं मारी, कोई तो मारा, हमको इंसाफ चाहिए। विसर्जन के दौरान हुई फायरिंग में 17 साल के अनुराग तोमर की मौत हो गई थी और 5 लोग घायल हो गए थे। पुलिस का कहना है कि फायरिंग भीड़ में शामिल असामाजिक तत्वों की तरफ से की गई थी। घटना के बाद मुंगेर पुलिस के खिलाफ स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। बिहार विधानसभा चुनाव में आज पहले चरण की वोटिंग हुई। पहले चरण में 71 सीटों पर वोट डाले गए। शाम 6 बजे तक कुल 53.30% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पहले चरण के मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मतदान केंद्रों पर मास्क और सैनिटाइजर्स का प्रबंध किया गया था। वोटिंग के दौरान लोगों की लंबी कतारें देखी गयी। चुनाव आयोग ने बिहार वोटिंग पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों को मतदान की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया। कई लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं। सबसे पहले तो हैं बिहार के वोटर्स, जिन्होंने इन दुरूह परिस्थितियों में आकर वोट दिया। 1-2 जगहों पर ईवीएम की शुरुआती गड़बड़ी और दूसरी समस्याओं की वजह से मतदान की प्रक्रिया को शुरू होने में देरी हुई, लेकिन बाकी सभी जगहों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ। वहीं कई जगहों पर कोरोना नियमों की अनदेखी करते भी लोग दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे दौर के चुनाव प्रचार के लिए बिहार में 3 रैलियां की। इन चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी ने दरभंगा की रैली में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर तीखे हमले किए और मुजफ्फरपुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज बताया। ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। पटना में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने शहर से जुड़े मुद्दों पर बात की। आज बिहार के शहरों को बिहटा जैसा नया और आधुनिक एयरपोर्ट चाहिए। पहले पटना में रिंग रोड की मांग होती थी, रिंग रोड बनी तो फिर मेट्रो की मांग तेज हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय सेना ने सुरक्षा के मौजूदा हालात को बड़े ही बेहतरीन तरीके से हैंडल किया है। दिल्ली में टॉप कमांडर्स को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने ये बातें कही। रक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सेना की ताकत बढ़ाने के लिए जो भी करना पड़े सरकार जरूर करेगी। इस बात की जानकारी रक्षा मंत्री ने ट्वीट करके दी। राजधानी में सेना के टॉप कमांडरों की कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो गुरुवार को खत्म होगी। इस कॉन्फ्रेंस में चीन के साथ LAC और जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा हो रही है।
एलएसी पर चीन के साथ चल रहे तनाव और कश्मीर में राजनीतिक हालात को देखते हुए इस कॉन्फ्रेंस को काफी अहम माना जा रहा है। चीन ने अमेरिका की आलोचना करते हुए कहा है कि एलएसी का विवाद भारत और चीन के बीच का द्विपक्षीय मामला है। चीन ने यह भी कहा कि अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी धाक बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल भारत और अमेरिका के मजबूत रिश्ते से चीन परेशान है। भारत और अमेरिका 2+2 वार्ता के दौरान अमेरिका ने चीन की जमकर आलोचना की थी। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था कि चीन की नापाक हरकतों की वजह से एलएसी पर तनाव बढ़ा है। हमारे देश के जिन नेताओं ने हाथरस की घटना के बाद 24 घंटे का भी इंतजार नहीं किया था और राजनीतिक पर्यटन के लिए रातों रात ये सारे लोग हाथरस पहुंच गए थे, वो सभी नेता निकिता तोमर की हत्या के 2 दिन बीत जाने के बाद भी उनके घर नहीं पहुंचे हैं, जबकि ये सारे नेता निकिता के घर से सिर्फ 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। हाथरस में इन्होंने क्या किया था ये देखिए, कैसे पहुंचे थे, लेकिन निकिता की याद किसी को नहीं आ रही। आज हम आपको निकिता हत्याकांड पर इन नेताओं की उदासीनता की वजह बताएंगे और यह भी बताएंगे कि हाथरस और बल्लभगढ़ में क्या फर्क है। हाथरस पहुंचने के लिए इन नेताओं ने पुलिस के सारे बंदोबस्त तोड़ दिए थे, बिना देर किए आरोपियों और पीड़ित की जाति ढूंढ निकाली थी और इसी आधार पर अपनी राजनीति की दुकानें सजा ली थी। लेकिन क्योंकि निकिता की हत्या के आरोपी एक विशेष धर्म से हैं और यह धर्म उन्हें सूट नहीं करता, इसलिए सारे नेता दिल्ली में अपने बड़े बड़े बंगलों में बैठकर मौन हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस हत्याकांड पर खामोश है। निकिता की हत्या का उन्हें कोई दुख नहीं। राहुल गांधी बिल्कुल खामोश हैं, जैसे निकिता के बारे में जानते ही नहीं। हाथरस में पीड़ित के परिवार को गले लगाने वाली राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी बिल्कुल चुप हैं। निकिता के परिवार को गले लगाने नहीं पहुंची, कोई वीडियो नहीं बनाया, इस बार कोई ट्वीट नहीं किया, कोई अपील नहीं की। अरविंद केजरीवाल की पार्टी, जिसने तुरंत संजय सिंह को वहां भेज दिया था, लेफ्ट पार्टियां, दलित चिंतक, बड़े बड़े अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य, सब के सब इस हत्याकांड पर पूरी तरह खामोश बैठे हैं और इनमें कोई गुस्सा नहीं, कोई दुख नहीं। और आज हम इन्हीं लोगों की खामोशी पर आपके साथ मिलकर सवाल उठा रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको आज यह भी बताएंगे कि निकिता की हत्या करने वाले तौसीफ की हिम्मत इतनी कैसे बढ़ गई कि उसने दिन दहाड़े खुलेआम निकिता को गोली मारकर उसकी जान ले ली। तौसीफ एक बहुत बड़े राजनीतिक खानदान से आता है, इसलिए उसे यह गलतफहमी हो गई थी कि वो इतना बड़ा बाहुबली है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए आज हम आपके लिए तौसीफ के इस सियासी खानदान को भी डिकोड करेंगे, उनकी कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, इनकी पहुंच कहां तक है ये आपको बताएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या तौसीफ से डरकर निकिता के परिवार ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की थी, क्योंकि निकिता का परिवार तौसीफ के इतने बड़े खानदान से, उसके रसूख से, उसके पैसे की ताकत से डर गया था। भारत में महिलाओं की आबादी करीब 65 करोड़ है और इनमें से 42 करोड़ महिलाएं 35 वर्ष से कम उम्र की हैं। ये 42 करोड़ महिलाएं जब अपने घरों से बाहर निकलती हैं तो इनके माँ बाप या इनके परिवार को यही डर सताता है कि कहीं उनकी बेटी के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई मन चला उनकी बेटी को परेशान ना करे, वैचारिक रूप से कट्टर हो चुका कोई युवक उनकी बेटी को उठाकर ना ले जाए या फिर जबरदस्ती कहीं उनकी बेटी से शादी ना कर ले। और अगर बेटी ने शादी करने से इनकार कर दिया तो कहीं बेटी की हत्या ना कर दे, कहीं बेटी का धर्म परिवर्तन ना कर दे। और भारत के करोड़ों मां बाप हर रोज इसी डर के साए में अपनी बेटियों के सही सलामत घर वापस आने का हर शाम हर दिन ऐसे ही इंतजार करते हैं। बेटी को जरा सी देर होती है तो तुरंत फोन लगाते हैं और पूछते हैं कि सब कुछ ठीक है तो। और अगर कभी इस तरह की कोई घटना किसी लड़की के साथ हो भी जाती है, किसी महिला के साथ हो भी जाती है और सामने वाला व्यक्ति बहुत पैसे वाला होता है, रसूखदार होता है, जैसे इस केस में तौसीफ था, तो फिर लड़की के मां बाप डर जाते हैं और अक्सर समझौता कर लेते हैं और बात को रफा दफा कर देते हैं। कई बार घर छोड़कर चले जाते हैं, कई बार मोहल्ला छोड़ देते हैं, कई बार शहर छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी हर दिन भारत की कोई ना कोई बेटी किसी ना किसी तौसीफ का शिकार हो ही जाती है।
और अपनी बेटी के घर वापस आने का इंतजार कर रहे ये माँ बाप फिर कभी अपनी बेटी का चेहरा देख नहीं पाते और फिर इन्हें पछतावा होता है कि सही समय पर अगर आवाज उठा ली होती तो शायद बेटी बच जाती, क्योंकि ऐसे भी तो बेटी को बचा नहीं पाए। भारत में ज्यादातर महिलाएं इसी डर के साथ बड़ी होती हैं और इसी डर के साथ उन्हें अपना पूरा जीवन बिताना पड़ता है। माँ बाप बचपन से ये संस्कार देते हैं, ये ट्रेनिंग देते हैं कि अगर मोहल्ले में सड़क पर कोई तौसीफ जैसा मन चला छेड़खानी भी करता है तो चुपचाप नीचे देखो और चुपचाप वहां से निकल जाओ, ज्यादा रिएक्ट मत करो और इधर उधर मत देखो, नजरें नीची रखो। निकिता और उसके माता पिता के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो यही निकिता को समझाते रहे कि तौसीफ कुछ भी करे तुम अपनी नजरें नीची रखना, और परिवार ने भी अपनी नजरें नीची ही रखी। परिवार डर गया और डरने के बाद क्या हुआ यह पूरे देश ने देख लिया। निकिता का परिवार भी तौसीफ और उसके परिवार के राजनीतिक रसूख से डर गया था, उसके पैसे की शक्ति से डर गया था, और शायद यही डर निकिता के परिवार की सबसे बड़ी गलती थी। 2 दिन पहले तौसीफ ने कॉलेज के बाहर ही गोली मारकर निकिता की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। वारदात में शामिल तौसीफ और उसका एक दोस्त रेहान को हरियाणा की पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन निकिता का परिवार हमेशा के लिए टूट गया। जो निकिता एक बड़ा सरकारी अफसर बनने का सपना देखा करती थी वो आज इस दुनिया में नहीं है। इस हत्याकांड की शुरुआती जांच में सामने आया है कि तौसीफ पिछले काफी समय से निकिता को परेशान कर रहा था और उसकी हिम्मत इसलिए इतनी बढ़ गई थी क्योंकि वो एक बहुत बड़े राजनीतिक खानदान से आता है और अपने खानदान की वजह से ही उसे शायद ये गलतफहमी थी कि न तो पुलिस उसका कुछ बिगाड़ सकती है, न प्रशासन कुछ बिगाड़ेगा और ना ही समाज उसका कुछ बिगाड़ सकता है, और इसी गलतफहमी का शिकार होकर उसने 2 दिन पहले निकिता की हत्या कर दी। आज हम आपको तौसीफ के इस खानदानी राजनीतिक फैमिली ट्री के बारे में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि इस खानदान का उस मेवात से क्या संबंध है जो पिछले कुछ वर्षों में भारत में अपराध और कट्टर इस्लाम के सबसे बड़े केंद्र के रूप में उभरा है। लेकिन उससे पहले आप फरीदाबाद से इस हत्याकांड पर हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, क्योंकि जिस दिन से यह हत्याकांड हुआ है उस दिन से जी न्यूज के रिपोर्टर्स फरीदाबाद में और बल्लभगढ़ में मौजूद हैं, मेवात में मौजूद हैं। यह रिपोर्ट देखकर आपको समझ में आएगा कि तौसीफ कैसे निकिता की जिंदगी में एक नासूर बन चुका था। जिन गलियों में निकिता तोमर ने अपना बचपन बिताया, उन गलियों में आज निकिता की मौत के बाद गम और गुस्से का माहौल है। जो पड़ोसी निकिता की सफलताओं पर गर्व किया करते थे, वो आज उसे न्याय दिलाने की मुहिम में जुटे हैं। निकिता बीकॉम ऑनर्स के आखिरी वर्ष की छात्रा थी और 26 अक्टूबर को वो अपने घर से इस भरोसे के साथ निकली थी कि ये परीक्षा पास करके वो आईएएस की तैयारी में जुट जाएगी। अपना घर सोसाइटी से बल्लभगढ़ का अग्रवाल कॉलेज लगभग 8 से 8.5 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से माँ और भाई अपने साथ लेकर निकिता को गए थे क्योंकि ग्रेजुएशन की उसकी अंतिम परीक्षा थी। आईएएस बनने का सपना निकिता तोमर का था, लेकिन निकिता को ये नहीं पता था ये उसकी अंतिम यात्रा होगी, क्योंकि कुछ मनचले और इस तरह के लोग उसे गोली मार देंगे। घर से अग्रवाल कॉलेज तक के इस 8 किलोमीटर के सफर के दौरान भाई बहन और मां के बीच न जाने भविष्य के सपनों को लेकर कितनी बातें हुई होंगी। परीक्षा निकिता को देनी थी, लेकिन परेशान मां और भाई थे। बेटी की परीक्षा अच्छी जाए, मन में यही प्रार्थना करते हुए निकिता की मां और भाई कॉलेज के पास ही उसके लौटने का इंतजार करने लगे। लेकिन उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि तौसीफ निकिता की जान लेने के इरादे से कॉलेज के गेट तक पहुंच चुका है।
26 अक्टूबर को दोपहर 3:30 बजे निकिता जब परीक्षा देकर बाहर निकल रही थी, उस वक्त उसने अपने घर वालों को फोन किया था। फोन पर यह कहा था कि मुझे लेने आ जाओ भैया, क्योंकि यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ही निकिता की मम्मी और निकिता का भाई यहाँ मौजूद थे, उन्हें पेपर दिलाने आए थे। लेकिन परिवार वालों ने बताया कि जैसे ही फोन कटा, उनकी बेटी निकिता को आरोपी तौसीफ ने गेट के अंदर से ही खींचते हुए जबरदस्ती करने की कोशिश की, गाड़ी में बिठाने की कोशिश की, और जब निकिता नहीं मानी, उसने विरोध किया, तो ठीक आप देखिए इसी जगह पर, जो कि ये कॉलेज का गेट है, लगभग 30 से 40 मीटर की दूरी पर ही इस जगह पर निकिता को गोली मार दी गई। और इसके सामने जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसकी फुटेज में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ और ये साफ हो गया कैसे जिस तरह के परिवार वालों ने आरोप लगाए कि धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश थी, जबरन शादी की कोशिश थी, और जब निकिता नहीं मानी तो उसे तौसीफ ने बेरहमी से गोली मार दी। सवाल पुलिस की भूमिका पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि परीक्षाओं के दौरान पुलिस की जिस गाड़ी को अग्रवाल कॉलेज के बाहर होना चाहिए था, वो हत्याकांड के समय वहां थी ही नहीं। पुलिस वहां होती तो शायद तौसीफ निकिता को मारने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। पुलिस की लापरवाही की बात अग्रवाल कॉलेज के प्रिंसिपल भी मानते हैं। जब हम पुलिस को लिखते हैं तो वो आते हैं और चले जाते हैं। पूरे जैसे 1.5 घंटे का ये एग्जाम है, तो पूरे 1.5 घंटा वो यहाँ पर नहीं बैठते, तो आए थे, आकर के चले गए। तो उस समय बाय द वे जब ये परीक्षा खत्म हुई तो यहाँ पर कोई पुलिस फोर्स मौजूद नहीं थी। आरोप है कि तौसीफ न सिर्फ निकिता के साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता था, बल्कि उस पर अपना धर्म बदलने के लिए भी दबाव डाला जा रहा था। इस बात की तस्दीक खुद निकिता के साथ बीकॉम ऑनर्स के 3rd ईयर में पढ़ने वाली उसकी दोस्तों ने की है। लड़के ने पिछले 2.5 महीने से उसके ऊपर प्रेशर बना रखा था कि अपना धर्म बदलकर मेरे से शादी करो, और धर्म बदल के मेरे से शादी करो। बेचारी वो लड़की पिछले 2.5 महीने से डिप्रेशन में थी, बहुत ज्यादा परेशान लड़की थी। उसके ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा था कि अपना धर्म बदलो और शादी करो मुझसे, और लड़की ने धर्म न बदलना स्वीकार नहीं किया। इसी वजह से उस पर कार्रवाई गोली मार। निकिता के साथ पढ़ने वाले कह रहे हैं कि तौसीफ निकिता को पिछले 2.5 महीनों से बहुत ज्यादा परेशान करने लगा था, और इसका असर निकिता के मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा था। लेकिन हमारी पड़ताल में यह पता चला है कि तौसीफ निकिता को 2.5 महीनों से नहीं, बल्कि कई वर्षों से परेशान कर रहा था, और इसकी शुरुआत होती है फरीदाबाद के रावल इंटरनेशनल स्कूल से। निकिता ने स्कूल से ही 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की थी, और तौसीफ भी इसी स्कूल में पढ़ा करता था, और यहीं से तौसीफ निकिता से एक तरफा प्यार करने लगा, और आरोपों के मुताबिक ये एक तरफा प्यार जबरन शादी और निकिता का धर्म परिवर्तन कराने की जिद में बदल गया। निकिता तोमर के घर से लगभग 250-3 किलोमीटर की दूरी पर यह स्कूल है, जहां पर निकिता तोमर पढ़ाई करती थी 12वीं क्लास तक। 95% नंबर के साथ निकिता तोमर ने पास आउट किया था, और एक पढ़ने में होनहार लड़की थी। परिवार वालों ने बताया कि तौसीफ यहीं से निकिता तोमर के पीछे पड़ गया था। वो निकिता तोमर पर दबाव बना रहा था, निकिता तोमर पर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहा था। ऐसे आरोप परिवार की तरफ से लगाए गए। इस हत्याकांड ने सिर्फ फरीदाबाद नहीं, बल्कि पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया है। हर शहर, हर मोहल्ले, हर गांव और हर घर में रहने वाली निकिता जैसी करोड़ों बेटियां आज डरी हुई है, सहमी हुई है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कब कौन सा तौसीफ उनके तमाम सपनों को अपनी जिद की आग में जला देगा। यह सवाल बहुत संजीदा है, और पूरे देश को आज इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, बल्लभगढ़। तो निकिता की हत्या ने हमारे देश के तमाम नेताओं को, हमारे राजनीतिक सिस्टम को एक्सपोज करके रख दिया है, और आज पूरा देश इस बात को समझ रहा है कि हाथरस में और फरीदाबाद में क्या फर्क है। फर्क यह है कि मरने वाले की जाति यहां देखी जाती है, मरने वाले का धर्म यहां देखा जाता है, मारने वाले की जाति देखी जाती है, मारने वाले का धर्म देखा जाता है, और उसके बाद यह तय किया जाता है कि कितने नेता घर पर पहुंचेंगे, इसके ऊपर कितना बड़ा मुद्दा इसे बनाया जाएगा। न्यूज चैनल्स पर 24 घंटे की लगातार कवरेज होगी या नहीं होगी, यह सब कुछ एक बहुत बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा है, और हमारे देश के दर्शक कई बार इसे समझ ही नहीं पाते। इसलिए आज आप समझिए कि निकिता हत्याकांड को लेकर वैसा माहौल क्यों नहीं बनता जैसा हाथरस में हुआ था।
तौसीफ जिसने निकिता की हत्या की, उस पर सिर्फ निकिता की हत्या का आरोप नहीं है, बल्कि निकिता के परिवार का यह भी कहना है कि तौसीफ उनकी बेटी के साथ जबरदस्ती शादी करके उसका धर्म परिवर्तन कराना चाहता था। कल हमने डीएनए में निकिता के पिता और भाई से बात की थी, आपको याद होगा, वो हमारे साथ अपने घर से सीधे जुड़े हुए थे। उन्होंने भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का मुद्दा उठाया था और कहा था कि वो तौसीफ और उसके इतने शक्तिशाली खानदान से डर गए थे, और वो एक टाइम तो ऐसा था जब वो फरीदाबाद में अपना घर छोड़कर कहीं और चले जाना चाहते थे। आज हमने निकिता की मां से बात की है और उन्होंने भी इन आरोपों को दोहराया है। सोचिए, भारत आजाद देश है, भारत अपने आप को धर्मनिरपेक्ष देश कहता है, और भारत जैसे देश की राजधानी से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर एक परिवार यह कहता है कि वो इतने बड़े शक्तिशाली खानदान से डर गया और अपनी बेटी को लेकर यहां से भाग जाना चाहता था। आपको आज एक बार फिर निकिता के परिवार के इस डर को उन्हीं की जुबानी सुनना चाहिए। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि लगातार कई वर्षों तक डर के साए में जीने से एक परिवार कैसे टूट जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी बेटी को बचा नहीं पाया। अब आपकी क्या मांग है? और क्योंकि इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि तौसीफ ही नहीं बल्कि तौसीफ का परिवार भी, तौसीफ की मां भी आप लोगों पर दबाव बना रही थी कि निकिता की शादी कराई, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या पूरा मामला था? ये सारा सच है। उसकी फैमिली का भी प्रेशर था कि धर्म परिवर्तन करके बेटी की शादी कर दो, क्योंकि उसके बेटे की पसंद थी। अब बेटी खूबसूरत है, पढ़ाई में अच्छी है, तो वो तो ऊपर वाले की है, उसमें मेरी क्या गलती है, मेरी बेटी की क्या गलती है? अगर बेटी की खूबसूरती है, उसकी पढ़ाई में वो टॉपर रह रही है, हर कॉलेज में टॉपर है, स्कूल की टॉपर वो होती, तो उसमें उसकी या मेरी गलती क्या है? तो क्या कोई भी आके अपना मन लगा लेगा और उसी को बेटी दे दी जाएगी? कैसे धर्म परिवर्तन करेंगे बताओ? ऐसे तौसीफ के परिवार से किसने दबाव बनाया था? तौसीफ की फैमिली का ही दबाव था। किसका? परिवार में से किसका फोन आया? सभी का था। हाँ। सभी चाहते थे कि उनकी बेटे की पसंद है, तो वो उनके घर में आए। अभी कुछ दिन पहले बेटी बता रही थी कि उसके पास फोन आया था कि शादी कर लो मुझसे, धर्म परिवर्तन करो। तो मैंने कहा था ठीक है, एक बार बात कर लेंगे हम। तो अब इतनी जल्दी ऐसा केस हो गया, ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। नहीं तो हम लोग बात भी कर लेते, या हमें डर होता कि भाई ऐसा कुछ होगा तो हम बेशक छोड़ के भी चले जाते। मैं वैसे तो पछता रहा हूँ कि डरना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर आज भी ये केस होगा किसी के साथ, तो इतने रसूख वाले से और इतने पैसे वालों से आदमी कौन लड़ेगा? आज भी कौन लड़ेगा? आज भी डरेंगे हम। वो करोड़ों रुपया खर्च कर सकते हैं, उनकी मिनिस्ट्री में बड़ी जगह पावर है, हम क्या कर लेंगे आज भी? ये बताइए, कुछ नहीं कर सकते हम उनका आज भी। अगर आज भी केस होता तो मुझे लगता है आज भी हमें चुप ही होना पड़ता। योगी जैसी सरकार हो, हैदराबाद जैसा इनकाउंटर, योगी जैसा इनकाउंटर हो, तभी बहन बेटियां सुरक्षित है। लोगों के मन में डर होना चाहिए। किसी की बहन बेटी पर आंख डालने से पहले, हाथ डालने से पहले उनके मन रूह 100 बार कांप जानी चाहिए कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। ऐसे एग्जाम्पल सेट होने चाहिए हमारे देश में, जब जाके बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। उसके जो दादा थे खुर्शीद अहमद थे, वो भी एक साथ कई बार एमएलए रहे, मंत्री रहे, एमएलए रहे। उसके बाद उनका लड़का आफ्ताब है, अब 2 बार से वो एमएलए रह लिया, कांग्रेस परिवार मंत्री भी रह लिया। उनका कभी 40-50 साल से राजनीतिक परिवार है। वो आफ्ताब एमएलए का वो सगा भतीजा है, और ये ऊपर तक इनके रसूखे सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सीधे इनके संपर्क है। आपने निकिता की मां और पिता दोनों की बात सुन ली। अब आपने सुना कि मां कह रही हैं कि निकिता खूबसूरत है, निकिता पढ़ाई में अच्छी है, तो क्या यही 2 बातें उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई? और तौसीफ का परिवार कैसे निकिता के परिवार पर लगातार दबाव डालता रहा, शादी के लिए ही नहीं बल्कि धर्म परिवर्तन के लिए भी, और अगर नहीं माने तो फिर निकिता की हत्या कर दी। यह एक बहुत बड़ी बात है और इस पर पूरे देश में पुनर्विचार होना चाहिए, विचार होना चाहिए, और देश के हर मां बाप को इसके बारे में आज सोचना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जिस तौसीफ पर निकिता तोमर की हत्या का आरोप है, वो एक बहुत बड़े राजनीतिक खानदान से आता है, और इसीलिए आपने देखा होगा निकिता का परिवार कितना डरा हुआ था। निकिता के पिता ये कहते हैं कि वो कितने डरे हुए थे, वो चाहते थे कि यहां से घर छोड़कर कहीं और चले जाएं, और
वो आज भी ये कहते हैं कि उनके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो तौसीफ के खानदान का मुकाबला कर सके। तौसीफ के खानदान की दो बड़ी बातें हैं। एक तो वो बहुत बड़ा पैसे वाला खानदान है, दबंग खानदान है, राजनीतिक खानदान है, और दूसरा उसका संबंध एक विशेष धर्म से है और उस धर्म पर हाथ डालने की हिम्मत हमारे देश के नेताओं में है नहीं करेंगे। शायद इस मामले पर विपक्ष के नेताओं की चुप्पी की सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि इसमें धर्म बीच में आ गया है, धर्म आड़े आ रहा है, वोट बैंक आड़े आ रहा है, और अगर यहां पर किसी ने भी मुंह खोला तो उन पर उनकी जो धर्म निरपेक्षता की छवि है वो खराब हो जाएगी, छवि खराब हो जाएगी। ये डर है हमारे देश के नेताओं को। इसलिए आज तौसीफ के खानदान को हम डिकोड करेंगे पूरी हिम्मत के साथ। निकिता का परिवार तो डर गया, लेकिन हम नहीं डरेंगे। उससे पहले यह देखिए कि जिन नेताओं ने हाथरस में पहुंचने में जरा सी भी देर नहीं लगाई थी, वो सभी नेता दिल्ली में अपने बड़े बड़े शानदार सरकारी बंगलों में बैठकर आज मौन क्यों बैठे हैं। निकिता का घर दिल्ली में इन नेताओं के बड़े बड़े बंगलों से सिर्फ 30 से 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन इन नेताओं ने अभी तक निकिता के घर जाने की जरूरत नहीं समझी। हाथरस की घटना के बाद ये तमाम नेता कैसे पुलिस के सारे बंदोबस्त तोड़ते हुए, लाठियां खाते हुए हाथरस पहुंचे थे, आप उसकी एक झलक पहले देखिए। तो आपने सारी तस्वीरें देखी। आज आप सब भी ये सोचिएगा कि ये सारे नेता, कोई सड़कों पर गिर रहा है, कोई पुलिस के डंडे खा रहा है, पुलिस का इतना लंबा चौड़ा बंदोबस्त है उन्हें रोकने के लिए कि ये नेता हाथरस न जाएं। हाथरस में इन नेताओं के जाने पर पाबंदी लगी हुई है और ये नेता अड़े हुए हैं कि हम तो हाथरस में जो पीड़ित परिवार है उससे हम तो मिलकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और मीडिया के सामने इतना बड़ा तमाशा बना, फिर वीडियोस बनाए गए। अब आप सोचिए, निकिता के घर जाने पर हरियाणा की सरकार ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है, कोई पुलिस का बंदोबस्त नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, जिसे जाना है वो जाए। लेकिन निकिता के घर पर इनमें से एक नेता नहीं पहुंचा। क्यों? अब यह समझिए इस क्यों का जवाब क्या है। हम बार बार तौसीफ के जिस बड़े सियासी खानदान का जिक्र कर रहे हैं, अब आप उसे समझिए। तौसीफ के दादा का नाम है चौधरी कबीर अहमद, जो वर्ष 1975 में हरियाणा के नूंह से कांग्रेस के विधायक थे। नूंह वही जो मेवात में पड़ता है। उसके बाद वर्ष 1982 में उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर हरियाणा की तावड़ू विधानसभा सीट से भी चुनाव जीता था। चौधरी कबीर अहमद के 6 बेटे हैं, जिनके नाम है चौधरी खुर्शीद अहमद, इकबाल, जाकिर हुसैन, जावेद, फारूक और गांधी। निकिता की हत्या का आरोपी तौसीफ जाकिर हुसैन का बेटा है और कबीर अहमद का पोता है। चौधरी कबीर अहमद के बेटे और तौसीफ के चाचा चौधरी खुर्शीद अहमद भी कांग्रेस के एक बड़े नेता रहे हैं। खुर्शीद अहमद वर्ष 1962 में संयुक्त पंजाब में कांग्रेस की टिकट पर पहली बार विधायक बने थे। इसके बाद उन्होंने कई बार चुनाव जीता और वो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार में 3 बार मंत्री भी रह चुके हैं। खुर्शीद अहमद वर्ष 1988 में सांसद भी बने थे, एमपी बने थे लोकसभा के। खुर्शीद अहमद की मृत्यु इसी साल फरवरी में हुई थी। खुर्शीद अहमद के बेटे का नाम है चौधरी आफ्ताब अहमद, जो तौसीफ का चचेरा भाई है। आफ्ताब अहमद फिलहाल नूंह से ही कांग्रेस के विधायक हैं। आफ्ताब अहमद ने अपनी वेबसाइट पर खुद इस बात की जानकारी दी है कि उनके पिता खुर्शीद अहमद गांधी परिवार, खासकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बहुत करीबी रहे हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है। आफ्ताब अहमद खुद भी गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ उनकी तस्वीरें इस बात का प्रमाण है। ये देख लीजिए तौसीफ का परिवार कहां कहां तक जुड़ा हुआ है, उनके रसूख, उनके रिश्ते कितने बड़े बड़े नेताओं के साथ हैं। और
कांग्रेस पार्टी की जो चुप्पी है, राहुल गांधी क्यों नहीं गए फरीदाबाद? सोनिया गांधी ने इस पर क्यों नहीं चिंता जताई? क्या निकिता सोनिया गांधी की बेटी की तरह नहीं है? क्या निकिता भारत की बेटी नहीं है? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा को निकिता की चिंता नहीं है? उनकी चुप्पी के पीछे क्या राज है? वो राज इस समय आपकी स्क्रीन पर है। यह वजह है कि कांग्रेस पार्टी इसमें चुप है और गांधी परिवार निकिता के घर नहीं पहुंचा। तौसीफ के चाचा जावेद अहमद भी राजनीति में सक्रिय हैं और उन्होंने पिछले वर्ष हरियाणा के विधानसभा चुनाव में सोहना की सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और वो हार गए थे। तौसीफ के एक और चाचा इकबाल के पुत्र अमन अहमद जन नायक जनता पार्टी के नेता हैं, यानी पूरा खानदान किसी ना किसी पार्टी का नेता है और इनके हर पार्टी में संबंध है। इतना ही नहीं, तौसीफ की बहन की शादी हरियाणा पुलिस में एक डीएसपी के पद पर तैनात शाकिर हुसैन के बेटे तारिक हुसैन से इसी साल हुई है। शाकिर हुसैन फरीदाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रह चुके हैं। फरवरी 2019 में ही शाकिर हुसैन का तबादला हरियाणा की रेलवे पुलिस में हुआ था। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि इन सरकारी जो अफसर हैं इनका इससे कोई लेना देना है, यहां सिर्फ परिवार के बारे में आपको बता रहे हैं। निकिता की हत्या के आरोपी तौसीफ के सियासी खानदान का यह सच देखकर आपको कांग्रेस के बड़े नेताओं की चुप्पी का राज अब समझ में आ गया होगा। तौसीफ के चाचा जावेद अहमद ने आज जी न्यूज से बात की। हम हमेशा दोनों पक्ष दिखाने में यकीन रखते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ निकिता के परिवार से हम मिले। जी न्यूज के रिपोर्टर्स तौसीफ के परिवार से भी मिले हैं और उनका पक्ष भी हम आपके सामने जरूर रखेंगे। लव जिहाद के आरोपों पर उनका क्या कहना है, पहले आप वो सुनिए और फिर हम आपको बताएंगे कि क्या दुनिया का कोई भी धर्म जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की इजाजत देता है और कुरान में इस विषय पर क्या लिखा है। देखो, परिवार का आरोप को मैं किसी तरह से भी कोई चैलेंज नहीं करना चाहता। आज हम इस दुख की निंदा करते हैं, तो हम तो उसे बेटी इसलिए कह रहे हैं कि बेटी है, दुख है हमें बहुत ज्यादा, और उसका परिवार क्या कह रहा है इसके लिए मैं खंडन नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जहां तक सवाल रहा लव जिहाद या धर्म परिवर्तन का, हम किसी धर्म में ऐसा विश्वास नहीं रखते कि ये धर्म खराब है, ये अच्छा है। इंसान बुरा है, धर्म कोई बुरा नहीं है। धर्म तो एक ही है, मैं उसे भगवान कहूं या अल्लाह कहूं, एक ही है ना। मंदिर में जाके भी पूजा करनी है तो भगवान की करनी है, उस भगवान की जिसने इस दुनिया को रचा है। मस्जिद में जाके नमाज पढ़नी है तो खुदा की करनी है, उसकी जिसने इस दुनिया को पैदा किया है। ये हमारे मानने के तरीके अलग अलग हो गए, हम नहीं मानते, जो हम इन चीजों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते धर्म और जात पात में। तौसीफ के चाचा ने बातें तो बहुत अच्छी कही हैं और हम उनकी बातों का स्वागत भी करते हैं, लेकिन तौसीफ के चाचा ये बातें अपने भतीजे को नहीं समझा पाए। तौसीफ के चाचा उन बातों पर अमल नहीं कर पाए और उनका खानदान भी इन बातों पर अमल नहीं कर पाया। कैमरे पर, माइक पर ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, उन्होंने बहुत शानदार भाषण दिया, तालियां बजानी चाहिए, लेकिन निकिता का परिवार कुछ और कह रहा है। निकिता का परिवार यह कह रहा है कि तौसीफ के पूरे खानदान ने उन पर दबाव बनाया और कहा कि वो निकिता से शादी करें तौसीफ की, और उससे पहले निकिता का धर्म परिवर्तन जरूरी है, और जब ऐसा नहीं हुआ तो निकिता की हत्या कर दी। अब दोनों पक्ष आपके सामने हैं। तौसीफ पर सिर्फ निकिता की हत्या का आरोप नहीं है, बल्कि उस पर यह भी आरोप है कि वो निकिता से जबरदस्ती शादी करके उसका धर्म बदलना चाहता था, उसे हिंदू से मुसलमान बनाना चाहता था। क्यों? अगर उसे तो निकिता से इतना ही प्यार था और पूरा खानदान निकिता को इतना ही चाहता था, तो धर्म परिवर्तन की क्या आवश्यकता थी? ऐसा कौन सा दबाव था कि धर्म परिवर्तन पहले करना जरूरी था? लेकिन आज देश भर के मुसलमानों, बल्कि सभी धर्मों के लोगों को यह समझना चाहिए कि क्या इस्लाम इस तरह जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की इजाजत देता है। और आज हमने ये सोचा, हमारे लिए ये सारी बातें आपके लिए कहना बहुत आसान सी बात है, बहुत कुछ हो भी रहा है इस देश में, आप सब बातें जानते हैं। और हमारे देश के जो धर्म गुरु हैं, जो अलग अलग धर्मों की दुकान खोलकर बैठे हुए हैं बहुत सारे मामलों में, जो बहुत सारे आम लोगों को बहकाते हैं, उनकी पोल खोलना भी बहुत जरूरी है। और हमारे देश में जो मुसलमान हैं वो दिल से बुरे नहीं हैं, लेकिन उन्हें जो सिखाया जा रहा है इस्लाम के नाम पर,
उन्हें जो बातें उनके दिमाग में घोली जा रही हैं वो बातें गलत हैं और उन्हें इन सारी बातों से इस जो फेक दुनिया है उससे निकालना बहुत जरूरी है। कुरान मुसलमानों का, इस्लाम का सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है जिसमें धर्म परिवर्तन के विषय पर कई बातें लिखी हैं। हो सकता है धर्म परिवर्तन को हमारे देश के बहुत सारे मौलवी या जो कट्टरपंथी हैं वो बाकी लोगों को ये कहकर सिखाते होंगे कि धर्म परिवर्तन करना बहुत अच्छी बात है, इससे उन्हें बहुत पुण्य मिलेगा। लेकिन कुरान में जो बातें, सबसे महत्वपूर्ण जो बातें कही गई हैं वो आज हम आपको बताना चाहते हैं और देश भर के मुसलमानों को ये बातें ध्यान से सुननी चाहिए। कुरान में लिखा है कि धर्म में जबरदस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है। कुरान में कहा गया है किसी के साथ किसी भी प्रकार की जबरदस्ती इस्लाम में पूरी तरह से प्रतिबंधित है, चाहे यह जबरदस्ती शादी के नाम पर की जाए या फिर प्यार के नाम पर की जाए। इस्लाम में जबरदस्ती की कोई जगह नहीं। इसके बारे में आज हमने इस्लाम के एक जानकार से बात की और उन्होंने भी यह साफ किया कि इस्लाम किसी का भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने की इजाजत नहीं देता। वो सारे लोग जो कट्टरपंथी हैं और जो धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं इस्लाम के नाम पर, वो आज ध्यान से इन्हें सुने। कुरान करीम में कहा गया, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तुम्हारा धर्म तुम्हें मुबारक हो, हमारा धर्म हमें मुबारक हो। इसके साथ ही साथ ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। ये मैं कुरान करीम को कोट कर रहा हूं, मैं कहीं और से कोई बातें नहीं अर्ज कर रहा हूं। ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल ग़य, दीन में कोई जबरदस्ती, जिद, लालच नहीं है। आसानियां हैं, आसानियां हैं। और लोगों से साफ कहा गया कि लोगों लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने धर्म पे चलो, आसानी के साथ चलो, हम अपने धर्म पे चलें। और आपको मैं बताऊं कि इस्लाम में शादी की नीयत से भी अगर कोई कन्वर्ट करता है तो हम उसके इस्लाम को वैलिड नहीं समझते। जी, आपको मैं साफ साफ बता रहा हूं, कोई छुपाने वाली बात नहीं। कोई लड़की किसी मुसलमान लड़के से प्यार कर रही है, उस लड़के की वजह से इस्लाम ले आई, उस वक्त हम उसे वैलिड नहीं समझते। आगे चलकर वो हमसे बेहतर है, नो डाउट, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। कोई लड़के ने किसी लड़की की वजह से धर्म परिवर्तन किया, तो आप देखिए कि रीजन ऑफ कन्वर्शन क्या है। लड़की, प्यार, पैसा, कुर्सी, इलेक्शन, पॉलिटिकल बेनिफिट्स, बिजनेस, अगर ये रीजन है तो मैं समझता हूं कि यह धर्म का अपमान है। तो मौलाना अबू तालिब रहमानी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और वो देश भर के मुसलमानों को आज जो राय दे रहे हैं, जो सच्चाई बता रहे हैं, हमारी अपील है देश के सारे मुसलमानों से कि वो इस बात को ध्यान से सुने, देखें कि इस्लाम में क्या कहा गया है धर्म परिवर्तन को लेकर और इस्लाम में कैसे जबरदस्ती की कोई जगह नहीं है। तौसीफ का संबंध जिस राजनीतिक परिवार से है उसका प्रभाव हरियाणा के मेवात इलाके पर कई दशकों से है और निकिता की हत्या करने के बाद तौसीफ इसी मेवात के इलाके में जाकर छिप गया था। क्यों छिपा था? क्योंकि मेवात में वो जानता था वो सबसे सुरक्षित है, मेवात में पुलिस भी जा नहीं सकती, हालांकि इस बार चली गई। इसलिए आज आपको ये समझना है कि अपराध और कट्टर इस्लाम के मामले में मेवात इतना कुख्यात क्यों हो चुका है। हो सकता है कि वहां के कट्टरपंथियों ने, हो सकता है वहां के मौलानाओं ने मेवात का जो यूथ है, जो वहां के जो युवा हैं, उनको इस्लाम के नाम पर बरगलाया हो, बहकाया हो और उनसे ये सारे गलत काम वो इस्लाम के नाम पर करवा रहे हो, जो कि गलत है। मेवात की आबादी की बात की जाए तो यहां 80% मुसलमान रहते हैं जबकि 20% आबादी हिंदुओं की है। वर्ष 2013 में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था हरियाणा के 500 गांवों में से 103 गांव ऐसे हैं जहां अब एक भी हिंदू बचा नहीं है, क्योंकि ये सब वहां से भाग चुके हैं, डर के मारे पलायन कर चुके हैं। जबकि 82 गांव ऐसे हैं जहां सिर्फ 4 से 5 हिंदू परिवार ही बचे हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेवात भारत के सबसे पिछड़े इलाकों में से है।
वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक मेवात की जनसंख्या 10 लाख है और इनमें से सिर्फ आधे लोग ही पढ़ना और लिखना जानते हैं और साक्षरता दर के मामले में पूरे हरियाणा में मेवात की स्थिति सबसे बुरी है। मेवात में इस समय अपराधियों के करीब 100 से ज्यादा गैंग सक्रिय हैं और आज जब जी न्यूज की टीम मेवात पहुंची तो हमें पता चला कि यहां कैसे बहुत ही संगठित तरीके से अपराधों को अंजाम दिया जाता है और किसी की हिम्मत नहीं है जो इन अपराधियों को रोक सके। और आज हमने वहां से एक ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, आप देखिए। गाड़ियों की चोरी, जानवरों की तस्करी, अपराधियों के करीब 100 से ज्यादा गैंग्स और लगभग हर गैर कानूनी काम के लिए बदनाम इलाका। हम तो बस इनके बीच में ऐसे रह रहे हैं जैसे दांतों के उसमें बीच में जीव, पर क्या करें, मजबूरी। सारा क्राइम के आधार पर ही इनका कमाना खाना है। इन लोगों के पास कोई विशेष धंधे नहीं है। हम गरीब किसान आदमी है, थोड़ी थोड़ी जमीन है, सबको हड़पना चाहते हैं। दिल्ली से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर मौजूद मेवात की आजकल यही पहचान है। यह जगह आतंकवादियों को शरण देने से लेकर लूटपाट, डकैती, अपहरण और हत्या जैसे अपराधों के लिए भी कुख्यात है। इस समय मेवात में फर्जी रजिस्ट्री करके जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिशें हो रही हैं। आप इसे मेवाती गैंग्स के अपराध का नया मॉडल भी कह सकते हैं। हरियाणा के मेवात का ये गांव जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, ये शकरपुरी गांव है और इस गांव और इस गांव के आसपास के जो इलाके हैं वहां पिछले 3-4 वर्षों में एक नए मोडस ऑपरेंडी के तहत अपराधी यहां पर जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। एक जमीन 4 रजिस्ट्रियां और चारों पर सरकारी मुहर है, चारों पर सरकारी अफसर के दस्तखत हैं। तो जो असली जमीन का ओनर है, जो असली मालिक है, वो अब इसलिए परेशान है। यहाँ पर कई एकड़ जमीन जिसपे वो खेती करता है, जिसपे उसका अधिकार है, उसको अचानक से एक दिन ये कहा जाता है कि आज से ये जमीन तुम्हारी नहीं हुई। समस्या मैन इसमें ये रजिस्ट्री, एक खेत की 2 रजिस्ट्री कैसे हो गई हो, और बल्कि और भी 2-3 जगह रजिस्ट्री हुई पड़ी। एक ही जमीन है और उसकी 2-3 रजिस्ट्री हुई पड़ी, उसकी 3 रजिस्ट्री 4 रजिस्ट्री कौन है, नकली? हाँ, ये है मेन समस्या इसमें। 60 कनाल जमीन है, बाप दादा अनुसार के सब बोता आ रहा है। हमने 70 साल के आसपास हो गई। कभी हम दर पीढ़ी वही हम ही बोता आ रहा है। अब के बार वो आपता पर आया, भाई ये जमीन खाली करो। हमने इसकी रजिस्ट्री करा ली। पूछा नहीं उनसे? ना पूछा नहीं, कहा हमने रजिस्ट्री करा रखी है, ये कागज है, ये कागज है, वही देंगे देंगे। पुलिस 7 लाख में बस और कब्जा, पुलिस के साथ मिलकर कब्जा। हाँ, पुलिस साथ मिलकर था। हमने रजिस्ट्री कराई, रजिस्ट्रार के साइन भी हैं, तहसीलदार के भी हैं, पटवारी के। जिस पार्टी से हमने जमीन ली किसान से, हम भी किसान है, उस किसान के लिए हमने पूरी पेमेंट दी। पेमेंट देने के बाद में 2 साल से आफ्ताब ये कह रहा है कि जमीन मेरी है। अगर उस खेती की रजिस्ट्री क्यों होती, इस बात से परेशान है। कह रहा भाई इस जमीन को खाली करो, मकानों को हटाओ। जबरदस्ती कब्जा कर रहा है जी, सारा गांव परेशान है। किसी भी किसान के लिए उसकी खेती की जमीन पर कब्जा होने का मतलब है उसकी रोजी रोटी बंद होना। मेवात के ये गैंग्स इस इलाके में गायों की तस्करी में भी शामिल हैं। हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर होने की वजह से इन अपराधियों के लिए पुलिस से बचना आसान हो जाता है। ये अपराधी आसानी से बॉर्डर पार कर लेते हैं, लेकिन कानूनी उलझनों की वजह से हरियाणा पुलिस के लिए इनका पीछा करना बहुत मुश्किल होता है। मेवात में अपराधियों के गैंग का एक सबसे बड़ा धंधा माना जाता है गायों की तस्करी। अब उस मोडस ऑपरेंडी को समझने के लिए हम आपको लेके आए हैं हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे। यहां से राजस्थान का अलवर डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है। ये बोर्ड देखिए। अपराधी क्या करते हैं, जो उनकी मोडस ऑपरेंडी है कि गायों की तस्करी में के दौरान जिन गाड़ियों पे उन गायों को अवैध तरीके से ले आया जाता है, जब पुलिस उन गाड़ियों का पीछा करती है तो ऐसी ही किसी जगह पे उन गाड़ियों को छोड़ के वो अपराधी हरियाणा से दाखिल हो जाते हैं राजस्थान के बॉर्डर में। कैसे? यहां हरियाणा का बॉर्डर खत्म और इस पिलर के बाद राजस्थान का अलवर डिस्ट्रिक्ट शुरू, यानी कि इसके बाद हरियाणा पुलिस इस बॉर्डर में एंटर नहीं कर सकती। और इसका फायदा उठाते हैं वो अपराधी जो गायों की तस्करी रातों रात करते हैं। इस इलाके में चलने वाली कई गाड़ियों पर नंबर प्लेट नहीं लगी होती है और इनका इस्तेमाल गो तस्करी जैसे गैर कानूनी कामों के लिए किया जाता है।
80% मुस्लिम आबादी वाले मेवात की सीमाएं राजस्थान और उत्तर प्रदेश से भी मिलती हैं, यानी यहाँ की बहुसंख्यक आबादी मुसलमान है। हालांकि दुख इस बात का है कि यहाँ के कुछ लोगों की वजह से पूरे इलाके का नाम खराब हो रहा है। चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे जमीन जिहाद हो, किसी भी प्रकार के जिहाद में ये कम नहीं है। हर प्रकार से ये सोचते हैं कि यहाँ से हिंदू को भगा दिया जाए और इसको पाकिस्तान घोषित कर दिया है। ज्यादातर क्राइम इन्हीं के द्वारा हो रही है और उसका मेन कारण ये है कि जनसंख्या जो है वो बहुत बड़ा कारण है। एक आदमी के 10-10 बच्चे, काम कोई है नहीं, वो क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। कोई अच्छी बात करते हैं तो उस पर भी साथ, और जो बुरी बात कर देते हैं उस पर सारे साथ। हम तो बस इनके बीच में ऐसे रह रहे हैं जैसे दांतों के उसमें बीच में जीभ। पर क्या करें, मजबूरी। यहाँ पर दिन भर मोटरसाइकिल चुरती रहती हैं। एक गांव में 50-50, 100-100 मोटरसाइकिल चोरी की चलती हैं। मेवात में क्राइम रेट पूरे हरियाणा में सबसे कम है, लेकिन यहाँ पर एक्टिव 100 में से 30 अपराधियों के बड़े गैंग्स हैं। मेवात के ये अपराधी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। लंबे समय से ये गैंग्स हाईवे पर होने वाली डकैती और किडनैपिंग जैसे अपराधों में शामिल रहे हैं। इन अपराधियों की मदद इनके गांव वाले भी करते हैं। मेवात में कई इलाके ऐसे हैं जहां छापा मारना और अपराधियों को पकड़ना पुलिस के लिए भी मुश्किल होता है। धौला कुआं गैंगरेप का इंसिडेंट था और उसमें हम जो प्राइम एक्यूज था उसको हमने पकड़ा था। हमारी काफी स्ट्रांग टीम गई थी, 200-250 लोग थे, 50-55 गाड़ियां थी और काफी रेजिस्टेंस हुआ, लेकिन उसके बावजूद हम उनको पकड़ने में कामयाब हुए थे। वायलेंट रॉबरीज, इवन रेप के केसेस, मर्डर के केसेस और उसके अलावा काउ लिफ्टिंग के भी, काफी पहले कैटल लिफ्टिंग के भी केसेस होते थे। कुछ अपराधियों की वजह से पूरे इलाके को दोष देना ठीक नहीं है। हालांकि इनकी वजह से ही मेवात का नाम पूरे देश में बदनाम हो रहा है। देश की राजधानी के करीब बसे ऐसे इलाके हमारे सिस्टम के लिए एक चुनौती है, क्योंकि मेवात जैसी जगहों में अक्सर देश का कानून नहीं चलता है। राजू राज के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया, नू, हरियाणा। जी न्यूज की टीम वहां कई वर्षों से जा रही है और अगर हम वहां से ये सारी जानकारी आपके लिए निकाल सकते हैं, हम वहां इतने सारे लोगों से, ये सारे लोग जो हैं ये भी इसी देश के नागरिक हैं, ये भी वोट देते हैं, इनके भी अधिकार उतने ही हैं जितने हमारे और आपके या किसी मंत्री के या किसी बड़े सरकारी अधिकारी के। सबके अधिकार लोकतंत्र में बराबर होते हैं। तो फिर इनकी बात सुनी क्यों नहीं जा रही? और अगर हमें ये सारी बातें पता हैं तो जाहिर है पुलिस को भी पता होंगी, नेताओं को भी पता होंगी, वहां के विधायक और सांसद को भी पता होंगी और हरियाणा में जो सरकार चल रही है बीजेपी की, उसे भी पता होगा। इसका मतलब यह है कि ये सारे के सारे लोगों ने कार्रवाई न करने का फैसला किया है और आज हम हरियाणा में बीजेपी की सरकार से लेकर वहां का प्रशासन, वहां के पुलिस, वहां के विधायक, वहां के सांसद, सबको नींद से जगाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि नींद से जागिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और उससे पहले कि जो थोड़े बहुत ये परिवार अभी मेवात में बचे हैं ये भी अपना घर बार छोड़कर वहां से भाग जाएं। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक बात होगी। अब हम 4 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपको यह बताएंगे कि अब कैसे आप में से कोई भी देश का नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है, अपना मकान बना सकता है, अपनी दुकान चला सकता है, अपनी फैक्ट्री बना सकता है। कश्मीर अब आपका अगला घर हो सकता है, आपका अगला एड्रेस, आपका अगला पता हो सकता है। यह बहुत बड़ी खबर है इस ब्रेक के बाद। रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे, सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर।
कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। निकिता तोमर की हत्या के बाद पूरे देश की महिलाएं गुस्से में हैं और इनमें से ज्यादातर महिलाओं का कहना है कि तौसीफ जैसे अपराधियों का इलाज ऐसा लगता है कि सिर्फ एनकाउंटर ही है और महिलाओं के साथ जबरदस्ती और उनका शोषण करने वालों को सीधे गोली मार देनी चाहिए। ऐसा हम नहीं कह रहे, देश की महिलाएं कह रही हैं। भारत संविधान से चलने वाला एक लोकतांत्रिक देश है और यहां अपराधियों को भी न्याय हासिल करने का पूरा अधिकार है। आप सब जानते हैं, अफजल गुरु जैसे आतंकवादी को भी पूरा मौका यहां पर दिया गया था। इसी तरीके से हमारे देश में और अपराधियों की पूरी लंबी लिस्ट है जिन्हें सारा देश जानता था कि इन्होंने हत्याएं की हैं, ये अपराधी हैं, ये आतंकवादी हैं। और देश के बड़े बड़े आतंकवादियों को भी कई कई वर्ष पूरा समय मिला कि वो अपनी बात देश की अदालतों में कह सके। और सुप्रीम कोर्ट को भी हमारे देश में आधी रात में खुलवा लिया जाता है आतंकवादियों के अधिकारों के लिए। लेकिन जिस तरह से देश की महिलाओं की सब्र का बांध अब टूट रहा है, उसके बाद सब यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ऐसे अपराधियों का अंत हैदराबाद में हुए एनकाउंटर की तर्ज पर ही होना चाहिए। आप भी सुनिए। सिक्योरिटी नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई। महिलाएं अकेले घर से बाहर निकल ही नहीं सकती। अपराधियों की इसलिए हिम्मत हो जाती है क्योंकि हम लोग उनके लिए एक्शन नहीं करते हैं। अगर हम उसी वक्त अगर पुलिस एनकाउंटर उसी समय कर दे तो हम लोगों को न्याय मिल सकता है। नारी की बातें करना काफी नहीं होता, नारी के लिए सुरक्षा करने के लिए अहम मुद्दा होना चाहिए। शूट आउट
किया है तो डायरेक्ट शूट आउट, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जब हमें पता है कि यही आरोपी है तो डायरेक्ट शूट आउट का ऑर्डर हो जाना चाहिए। ये निकिता के लिए नहीं है, ये पूरी ऑल इंडिया के लिए है। सब हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं, हम कैसे इनका भविष्य सुधारेंगे बताइए आप। इंसान लड़की मना कर रही है तो मतलब मना कर रही है, अगर वो लोग गोली मार दे रहे हैं हम लोग को भी राइट होना चाहिए, हम लोग भी उनको गोली मार दें दोबारा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां कैसे बचेंगी अगर उन्हें राइट टू फ्रीडम भी नहीं है। अगर ये सब चल रहा है, इन सब गुंडों को, दरिंदों को, हमारे जो समाज है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप उन्हें हमारे समाज से निकाल दें। अब कानून और कड़ा बनाना चाहिए क्योंकि अब सर से पानी ऊपर गुजर चुका है, तो हमें कानून और कड़ा बनाना पड़ेगा कि कोई ऐसी हरकत करने के बारे में सोच भी ना सके। तो हम सेफ नहीं है, हम बिना खौफ के चल भी नहीं सकते रास्ते पे, स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते। लोग कहते कि कपड़े ऐसे पहने, क्या बुरके में जो लड़कियां होती है उनके साथ ऐसा नहीं होता है? ऐसे कैसे कोई मतलब कानून क्यों कुछ नहीं कर रहा? देश मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है? आखिर हमारे देश में ऐसे कड़े कानून कब बनेंगे जहां पर बेटियां जो है आजाद तरीके से अपने फैसले खुद पे से ले सकती है? 7 बजे के बाद कोई अलाउ ही नहीं करता कहीं हम लोग के बारे में। जहाँ ट्यूशन भी ज्यादातर होता है तो हम लोग को अगर ज्यादा अथी होता है तो नहीं जाने दिया जाता है, क्योंकि आज इतना गंदा समाज हो गया है कि हम लोग को अकेले बाहर जाने तक नहीं देने दिया जाता है। देश के हर परिवार को आज इस मुद्दे पर गंभीरता से आपस में बात करनी चाहिए। आपके परिवार में अगर कोई महिला है उससे आपको आज बात करनी चाहिए और अब समय आ गया है कि इस समस्या का कोई ना कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। अब हम कश्मीर से आई एक बहुत अच्छी खबर का विश्लेषण करेंगे जो आज आपका दिल खुश कर देगी। अब तक आप कश्मीर में सिर्फ कुछ दिनों के लिए छुट्टियां मनाने जाते थे या अब तक सिर्फ फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में हुआ करती थी, लेकिन अब आप खेती की जमीन को छोड़कर जम्मू कश्मीर में कहीं भी अपनी खुद की जमीन खरीद सकते हैं, अपना कोई उद्योग धंधा शुरू कर सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं, अपनी दुकान लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, अब दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों की भागदौड़ को पीछे छोड़कर कश्मीर में आप अपनी रिटायरमेंट भी प्लान कर सकते हैं। यानी काम कर लीजिए जितना करना है बड़े बड़े शहरों में या जहां भी आप रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद कश्मीर के शानदार माहौल में आप अपना घर बना सकते हैं और फिर आराम से वहीं रह सकते हैं। भारत सरकार ने मंगलवार एक अधिसूचना जारी करके जम्मू कश्मीर में हर देशवासी को जमीन खरीदने का अधिकार दे दिया है। केंद्र के इस फैसले के बाद देश के लोगों के लिए यह कितना बदल गया है कश्मीर, वो आपकी स्क्रीन पर है। देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में अब जमीन खरीद सकता है। जमीन का इस्तेमाल अपना घर, बिजनेस और उद्योग लगाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन खेती की जमीन खरीदने की इजाजत अभी नहीं दी गई है। इसलिए खेती को छोड़कर आप कोई भी काम वहां कर सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के सियासी खानदानों के इस फैसले का भी विरोध शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यह कहा है कि सरकार ने जम्मू कश्मीर को सेल पर लगा दिया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यहां लैंड ग्रैब हो रहा है। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी इस फैसले का कड़ा विरोध किया है और कहा है कि कश्मीर के प्राकृतिक संसाधनों पर यह कब्जा करने की कोशिश है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये वो नेता हैं जो खुद दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में सरकारी बंगलों में रहते हैं, सरकार से मिली सुविधाओं का भरपूर दोहन करते हैं भारत की सरकार से, और भारत के तमाम लोगों के टैक्स पर ऐश करते हैं। इन्हें जो सुरक्षा दी जा रही है, इन्हें जो सरकारी बंगले दिए जा रहे हैं, वो हमारे और आपके टैक्स के पैसे से दिए जा रहे हैं। हमारे टैक्स के पैसे पर ऐश करने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे टैक्स के पैसे पर बने बंगले में रहने में इन्हें कोई परेशानी नहीं है। हमारे टैक्स के पैसे से भारत सरकार की सुरक्षा में रहने के लिए कोई परेशानी नहीं है। संसद भवन, संसद के सदस्य हैं तो वहां से तनख्वाह लेते हैं, पेंशन लेते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। और इन बड़े बड़े नेताओं की पूरे भारत में प्रॉपर्टीज हैं, जमीन जायदाद है, यानी ये पूरे भारत में कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन कश्मीर में ये नहीं चाहते कि पूरे भारत के लोग जमीन ले लें, और तब इन्हें इस बात की कोई समस्या नजर नहीं आती। यहां आपको एक बात और समझनी चाहिए, और वो ये कि सरकार के इस फैसले के मुताबिक बाहर का कोई भी आदमी तब तक जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता जब तक जमीन बेचने वाला स्थानीय नागरिक इसकी इजाजत ना दे। और वो ये तो जाहिर है कि इजाजत तो लेनी ही पड़ेगी। जब तक बेचने वाला इजाजत नहीं देगा, आप वैसे भी कहीं भी जमीन नहीं ले सकते। इसलिए कब्जे का कोई सवाल ही यहां पैदा नहीं होता। लेकिन सिर्फ कश्मीर के सियासी खानदान ही इस फैसले का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि कुछ विदेशी मीडिया भी इसका विरोध कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आपको
कतर के एक बड़े चैनल के बारे में बताते हैं जिसका नाम है अल जजीरा। अल जजीरा की वेबसाइट पर एक छपी एक खबर की हेडलाइन पर आप गौर कीजिए, और वो मेरे हाथ में है। ये इसमें लिखा है, कश्मीरीज डिक्राई लैंड ग्रैब एज इंडिया इनेक्ट्स न्यू लॉज। ये यानी इसे लैंड ग्रैब बता रहे हैं, यानी भारत के लोग और भारत की सरकार कश्मीर के जमीन पर अवैध कब्जा कर रही है। लैंड ग्रैब कहकर इसको ये लोग बता रहे हैं। इतना ही नहीं, इस अखबार ने इस खबर में कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग न बताकर जो डेटलाइन दी है, उस डेटलाइन में लिखा है श्रीनगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। यह लोकेशन दी गई है, यानी श्रीनगर जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं बताया, कश्मीर का हिस्सा नहीं बताया, उसमें लिखा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। अब भारत सरकार से हम ये अपील करना चाहते हैं कि वो ऐसे मीडिया हाउसेस के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर करे। आपको याद होगा, कल समय की कमी के कारण हमने आपको बिहार के मुंगेर से आई वो खबर नहीं दिखाई थी, जिसने चुनाव के दौर में बिहार की राजनीति को बहुत हद तक प्रभावित किया है। 2 दिन पहले 26 अक्टूबर को मुंगेर में दुर्गा पूजा के जुलूस के दौरान पुलिस और जनता के बीच झड़प हुई थी, दुर्गा पूजा के दौरान, और इस दौरान गोली चलने से एक व्यक्ति की मौत हुई थी, कई लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद बिहार की विपक्षी पार्टियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड के गुनहगार जनरल डायर से करनी शुरू कर दी थी। लेकिन आज हमने इस घटना पर मुंगेर से एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। जी न्यूज के रिपोर्टर्स मुंगेर में मौजूद हैं। अब ये ग्राउंड रिपोर्ट वहां से देखिए। अगर आप लोगों में हिम्मत है तो अपना भाई को इंसाफ दिला दीजिए। हमें हीरा जैसे भाई चाहिए दुनिया से। दुश्मन को गोली मार के माथा उड़ा दिया है। हिम्मत है दुनिया में तो अपने भाई को इंसाफ दिला के दिखाइए। इंसाफ चाहिए हमको। मेरा इकलौता भाई बन गया, हीरा जैसे भाई मेरा चल गया है। हमारे बेटा के मृतक अनुराग का परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। मां प्रशासन से पूछ रही है कि बेटे ने कौन सा अपराध किया था। मेरा भाई पड़े रोड पे कोई उठाने नहीं आती। बहनें पूछ रही हैं कि आखिर उनके भाई को गोली क्यों मारी गई। अगर उसको इंसाफ मिलेगा तो उसके आत्मा को शांति मिलेगा, नहीं तो उसके आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। मेरे भाई को मारा, उसको फांसी पे चढ़ाएंगे। अनुराग पोद्दार 26 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन के दौरान बड़ी दुर्गा को कंधा देने गया था, लेकिन दुर्गा विसर्जन के दौरान चली गोली ने नौजवान की जान ले ली। कौन सा डीएम है जो बोलता है सरेआम जनता को ठोक दो? ऐसा कौन सा जगह होता है? ऐसा होता है कहीं? कौन है ऐसा डीएम? हटाइए उसको इस पोस्ट से। 26 अक्टूबर को मुंगेर शहर में दुर्गा विसर्जन का कार्यक्रम था। आज हुए पहले चरण के चुनाव की वजह से प्रशासन ने विसर्जन कार्यक्रम जल्द खत्म करने का आदेश दिया था। मुंगेर में ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले बड़ी दुर्गा का विसर्जन होगा और उसके बाद ही बाकी मूर्तियों का विसर्जन होगा। शहर की बड़ी दुर्गा के विसर्जन के लिए इकट्ठा हुए कहारों के साथ प्रशासन की कहासुनी और कहार मूर्ति छोड़कर चले गए। इस वजह से 4 घंटे तक विसर्जन कार्यक्रम रुका रहा। मुंगेर में जो कुछ भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ और आप सबको भी और हम भी इसका विरोध करते हैं। अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि इस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। आप इस पर रिसर्च कीजिए। ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर।
कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर।
MBA का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। MBA का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। MBA का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। MBA का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। MBA का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर।
जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। दुनिया के सबसे मशहूर स्मारकों में से एक द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को वर्ष 1886 में आज ही के दिन लोगों को समर्पित किया गया था। यह मूर्ति न्यूयॉर्क शहर के लिबर्टी आइलैंड पर स्थित है और उस समय फ्रांस ने अमेरिका को यह मूर्ति दोस्ती के प्रतीक के तौर पर भेंट की थी। इस स्टैच्यू को फ्रेंच मूर्तिकार फ्रेडरिक बार्थोल्डी और मशहूर आर्किटेक्ट गुस्ताव आइफिल ने डिजाइन किया था। गुस्ताव आइफिल ने ही पेरिस के आइफिल टावर को भी डिजाइन किया था। कॉपर यानी तांबे से बनी इस स्टैच्यू का डिजाइन रोमन गॉडेस लिबर्टास से प्रेरित है, जो कि स्वतंत्रता की देवी हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के क्राउन यानी ताज में 25 खिड़कियां हैं और इस ताज तक पहुंचने के लिए लोगों को 354 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। शुरुआत में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का रंग तांबे के रंग जैसा था, लेकिन वर्ष 1900 के दशक तक ऑक्सीडेशन की वजह से यह मूर्ति हरे रंग की दिखने लगी। वर्ष 2011 में आज ही के दिन हिंदी साहित्य के मशहूर लेखक श्रीलाल शुक्ल का निधन हुआ था। व्यंग लेखन के लिए प्रसिद्ध श्रीलाल शुक्ल ने 25 से ज्यादा किताबें लिखी हैं और उनके उपन्यास राग दरबारी को हिंदी साहित्य की यादगार रचनाओं में माना जाता है। इस उपन्यास में स्वतंत्रता के बाद भारत में भ्रष्टाचार की वजह से होने वाले नैतिक मूल्यों के पतन पर व्यंग किया गया था। राग दरबारी के लिए श्रीलाल शुक्ल को वर्ष 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। वर्ष 1948 में आज ही के दिन स्विट्जरलैंड के एक केमिस्ट पॉल मुलर को DDT नामक कीटनाशक तैयार करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मुलर ने DDT की खोज वर्ष 1939 में की थी। यह उस दौर का पहला कम लागत वाला सफल कीटनाशक था। इसके बाद अगले 20 वर्षों में DDT दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला कीटनाशक बन गया। तब इसके इस्तेमाल से दुनिया भर में फसलों का उत्पादन बढ़ गया था और इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों से होने वाली बीमारियों में भी काफी कमी आई। बाद में इंसान के DNA पर इस कीटनाशक के दुष्प्रभाव की बातें भी सामने आई और फिर वर्ष 1970 के दशक में अमेरिका सहित कई देशों ने इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। वर्ष 1955 में आज ही के दिन माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स का जन्म अमेरिका के सिएटल में हुआ था। बिल गेट्स ने सिर्फ 21 वर्ष की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट नामक मशहूर सॉफ्टवेयर कंपनी की स्थापना कर ली थी। उन्होंने अपना पूरा ध्यान माइक्रोसॉफ्ट में लगाने के लिए वर्ष 1975 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। इस समय माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनीज में से एक है।
इस कंपनी को अपना नाम माइक्रो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर शब्द को जोड़कर मिला है। बिल गेट्स अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस के बाद दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं और वर्ष 1636 में आज ही के दिन अमेरिका में द कॉलेज ऑफ न्यू टाउन की स्थापना हुई थी। आगे चलकर इसे हार्वर्ड कॉलेज के नाम से जाना जाने लगा और इस तरह दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई। हर साल दुनिया भर के 40,000 छात्र हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए अप्लाई करते हैं और उनमें से सिर्फ 2,000 का ही चयन हो पाता है, यानी हर 100 आवेदकों में से सिर्फ 4 को ही यहां एडमिशन मिलता है। अमेरिका के कई राष्ट्रपतियों ने इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, जिनमें से एक बराक ओबामा भी हैं। बिल गेट्स की तरह मार्क जकरबर्ग ने भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और वर्ष 2004 में मार्क जकरबर्ग ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की शुरुआत की थी। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और धर्म के नाम पर दी गई गलत जानकारी किसी भी समाज के लिए सबसे खतरनाक होती है। इसलिए धर्म का झूठा ज्ञान बांटने वालों से हमेशा सावधान रहिए। नमस्कार।